एन रैंड एक मशहूर उपन्यासकार और दार्शनिक थी, जिन्होंने अपने उपन्यासों और लेखों के जरिए एक खास विचारधारा बनाई थी। अपने जीवन के शुरुआती दौर में उन्होंने छोटी कहानियां, नाटक और फिल्मों की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। उनका पहला बड़ा उपन्यास वी द लिविंग सोवियत संघ की पृष्ठभूमि पर लिखा गया था, लेकिन उस समय सोवियत व्यवस्था को लेकर लोगों में सहानुभूति थी, इसलिए उनकी किताब छपने में काफी दिक्कतें आईं। इसके बाद एंथम नाम की किताब आई और फिर द फाउंटेन हेड छपी, जो बहुत लोगों को पसंद आई। इसी किताब की वजह से एन रैंड को दुनिया भर में पहचान मिली। इसके बाद एटलस श्रग्ड नाम का उपन्यास आया, जिसने उनकी लोकप्रियता और बढ़ा दी। एन रैंड के विचार धीरे धीरे इतने मशहूर हो गए कि उन्होंने अपने चाहने वालों के साथ मिलकर ऑब्जेक्टिविस्ट नाम से एक विचारधारा का आंदोलन भी शुरू किया, जिसमें उनकी किताबों और विचारों पर चर्चा होती थी, लेक्चर होते थे और जर्नल निकलते थे। हालांकि ज्यादातर बड़े दार्शनिकों और अकादमिक जगत में उनकी सोच को गंभीरता से नहीं लिया गया और इसी वजह से उनके बारे में लिखी गई ज्यादातर किताबें और लेख अकादमिक दुनिया से बाहर ही रहे। अपने ही शब्दों में, एन रैंड की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद एक ऐसी दुनिया बनाना था जिसमें इंसान अपनी पूरी संभावनाओं के साथ जी सके। उनके लिए फिलॉसफी का मतलब भी यही था कि इंसान को खुद को समझने और अपने लिए सही रास्ता चुनने की आज़ादी मिले। अपने लेखों और उपन्यासों में उन्होंने तर्क, आत्महित, व्यक्तिगत अधिकार, खुले बाजार की अर्थव्यवस्था और कला जैसे विषयों पर अपनी सोच रखी। उनका मानना था कि असली इंसान वही है जो अपने लिए, अपनी खुशी के लिए और अपने हुनर के दम पर जीता है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसकी बुद्धि और तर्क। उनके मुताबिक पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म ही ऐसा सिस्टम है जो इंसान को खुद अपनी जिंदगी के फैसले लेने की पूरी आज़ादी देता है। एन रैंड की सोच को आम लोगों में तो बहुत पसंद किया गया, लेकिन अकादमिक और दार्शनिक जगत में उनके काम को ज्यादातर नजरअंदाज किया गया। इसकी वजह यह थी कि उनके तर्क कई बार अधूरे लगते थे। वह अपने विचारों पर ज्यादा सवाल जवाब या आलोचना नहीं करती थी और उनके चाहने वालों में भी कई बार कट्टरता नजर आती थी। इसके अलावा उनकी कहानियों का स्वाद भी सभी को पसंद नहीं आता था और दूसरी दार्शनिकों की सोच पर वह बिना ज्यादा पढ़े समझे टिप्पणी कर देती थी। इसी वजह से आज भी उनके विचारों पर चर्चा तो होती है, लेकिन ज्यादातर बड़े दार्शनिक उनके बारे में या तो चुप रहते हैं या फिर उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। फिर भी उनके विचार, खासकर आज़ादी, व्यक्तिगत अधिकार और खुले बाजार के समर्थन में बहुत से लोगों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। एन रैंड का असली नाम एलिसा जिनोविएवना रोजेनबाउम था। वह रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक अच्छे यहूदी परिवार में पैदा हुई थी। उन्होंने रूसी क्रांति और गृह युद्ध को अपनी आंखों से देखा था और वे न तो कम्युनिस्टों को पसंद करती थीं, न ही जार के समर्थकों को। उन्होंने इतिहास की पढ़ाई की, लेकिन उनके कोर्स में फिलॉसफी, कानून और भाषा विज्ञान जैसे विषय भी थे। उनके टीचर भी यही मानते थे कि सोच विचार के हर हिस्से को आपस में जोड़कर समझना जरूरी है। रैंड ने यूनिवर्सिटी में प्राचीन फिलॉसफी, लॉजिक, मनोविज्ञान, मार्क्सवाद, लेनिनवाद और दूसरी राजनीतिक सोच भी पढ़ी। साथ ही वह हेगल और नीचे जैसे विचारकों से भी प्रभावित हुई और खुद ही नीचे की काफी किताबें पढ़ी। पढ़ाई के बाद उन्होंने फिल्म लेखन में भी रुचि दिखाई और फिल्मों के लिए लेखन सीखने के लिए स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर सिनेमा में दाखिला लिया। साहित्य की दुनिया में भी उन्होंने रूसी लेखकों को खूब पढ़ा, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पसंद विक्टर ह्यूगो आए, जिनकी वजह से उनके उपन्यासों में रोमांटिक रियलिज्म दिखता है। सन 1925 में उन्हें अमेरिका अपने रिश्तेदारों से मिलने का मौका मिला और सोवियत सिस्टम से नफरत करने की वजह से उन्होंने फिर कभी रूस वापस लौटने का मन नहीं बनाया। कुछ महीने शिकागो में रहने के बाद वो हॉलीवुड पहुंची, जहां किस्मत से उन्हें फिल्म निर्देशक सेसिल बी.
डेमिल मिले और फिल्मों के लिए स्क्रिप्ट पढ़ने का काम मिल गया। फिर जल्दी ही उन्हें स्क्रीन प्ले लिखने का भी मौका मिला। यहीं उनकी मुलाकात एक्टर फ्रैंक ओकॉनर से हुई, जिससे उन्होंने शादी की और जिनके साथ वह उनकी मौत तक रही। उन्होंने एन रैंड नाम इसलिए अपनाया ताकि रूस में उनके परिवार की सुरक्षा बनी रहे। एन रैंड और उनके पति बाद में न्यूयॉर्क सिटी में बस गए। यहाँ उनकी मुलाकात कई बड़े बुद्धिजीवियों से हुई, जिन्होंने क्लासिकल लिबरलिज्म को फिर से जिंदा करने का काम किया था। इनमें हेनरी हैज़लिट, लुडविग वॉन मिसेस और इसाबेल पैटरसन जैसे लोग शामिल थे। एन रैंड को अमेरिकी सोच और खासकर लॉक की फिलॉसफी बहुत पसंद थी। उन्होंने अपनी जिंदगी और काम का ज्यादातर हिस्सा न्यूयॉर्क में ही बिताया। रैंड मानती थी कि फिलॉसफी और बाकी सभी ज्ञान या उपलब्धियां असल में इसीलिए जरूरी है ताकि इंसान एक बेहतर जिंदगी जी सके और ऐसा समाज बना सके जिसमें अच्छे इंसान खुश रह सके। फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि असली सच क्या है और सही गलत को कैसे समझना है। रैंड के मुताबिक हर इंसान के पास अपनी कोई न कोई फिलॉसफी होती ही है, चाहे वो खुद इसे माने या न माने। अगर इंसान की सोच सही होगी तो उसकी जिंदगी भी अच्छी चलेगी, अगर सोच गड़बड़ होगी तो जिंदगी भी उलझ जाएगी। इसलिए उनके लिए फिलॉसफी कोई किताबों की चीज नहीं, बल्कि सीधी सी बात है जो जिंदगी को बेहतर बनाती है। लेकिन रैंड का मानना था कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले हर इंसान के भीतर नैतिक क्रांति लानी जरूरी है, न कि जबरन सत्ता बदलना। एन रैंड के उपन्यासों में उनके आदर्श इंसान अलग अलग रूपों में नजर आते हैं, लेकिन सबसे साफ तौर पर उनका आदर्श समाज एटलस श्रग्ड में दिखता है। उनके उपन्यासों में कहानी की जटिलता, किरदारों की गहराई और उनके मन के विचारों को बहुत बारीकी से दिखाया गया है। वह अक्सर अपने किरदारों के लंबे संवादों के जरिए अपनी फिलॉसफी समझाती थीं। एटलस श्रग्ड को उन्होंने खुद स्टंट नॉवेल और एक मर्डर मिस्ट्री कहा था, लेकिन यहाँ हत्या किसी इंसान की नहीं, बल्कि उस इंसानी आत्मा की है जिसे समाज की सामूहिक सोच कुचल देती है। उनके लिए आत्मा का मतलब था इंसान का दिमाग, उसकी सोच, उसकी रचनात्मकता। उन्होंने अपने उपन्यासों में दिखाया कि अगर समाज के सबसे समझदार लोग, वैज्ञानिक, दार्शनिक, बिजनेस वाले, कलाकार सब छोड़कर चले जाएं, तो दुनिया कैसी हो जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि गलत सोच कैसे गलत नैतिकता और गलत सिस्टम पैदा करती है, और सही सोच से ही इंसान और समाज दोनों का पुनर्जन्म हो सकता है। उनके उपन्यासों के हीरो कोई सुपर हीरो या तलवारबाज नहीं, बल्कि असली दुनिया के वो लोग हैं जो अपनी मेहनत, सोच और काबिलियत के दम पर दुनिया बदलना चाहते हैं। उनकी कहानी का मकसद था हर इंसान को यह समझाना कि उसे अपनी पूरी मेहनत और सच्चाई से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है। अपने अंदर की आग को कभी बुझने मत दो, छोटी छोटी उम्मीदों में भी उसे जलाए रखो, चाहे हालात कैसे भी हों। अपनी आत्मा के हीरो को कभी हारने मत दो, न उस अकेलेपन में जो तुम्हें उस जिंदगी से दूर कर दे जिसके तुम हकदार हो। अपने रास्ते और अपनी लड़ाई को पहचानो। जिस दुनिया की तुमने चाहत की है वो पाई जा सकती है, वो हकीकत है, वो मुमकिन है। एन रैंड के उपन्यास लोगों को इसलिए भी पसंद आते हैं क्योंकि उनमें ऐसे किरदार होते हैं जो पूरी ईमानदारी से अपनी जिंदगी, जो रंगीन और शानदार जिंदगी जीते हैं, और जो इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वो कभी अपने मूल्यों से समझौता नहीं करते। हालांकि हर कोई उनकी सोच से सहमत नहीं होता। कई लोगों को उनके किरदार नकली लगते हैं, उनकी लिखावट बेजान लगती है और उनकी नैतिक और राजनीतिक सोच गलत लगती है। रैंड ने अरस्तु को सबसे महान दार्शनिक माना और अपने उपन्यास एटलस श्रग्ड के हिस्सों के नाम भी अरस्तु के विचारों पर रखे। उन्होंने कई मुद्दों पर नीचे से अलग राय रखी, लेकिन उनके लिखने के अंदाज में नीचे का असर जरूर दिखता है, जैसे कि छोटी छोटी जोरदार बातें,
पुराने मूल्यों को नए तरीके से देखने की कोशिश और जिंदगी, खुशी और युवा मन के जज्बे का खुले दिल से समर्थन करना। द फाउंटेन हेड की 25वीं सालगिरह के एडिशन में उन्होंने खुद लिखा कि उपन्यास की असली भावना नीचे की लाइन से सबसे अच्छा निकलती है। महान आत्मा खुद का सम्मान करती है। रैंड की सोच की सबसे गहरी बात यह है कि उन्होंने अपने दर्शन का नाम ऑब्जेक्टिविज्म रखा, जो 3 चीजों के फर्क पर टिकी है: अंतर्निहित, व्यक्तिगत और वस्तुनिष्ठ। कोई चीज अगर पूरी तरह बाहरी चीजों पर निर्भर है तो वो अंतर्निहित है। अगर सब कुछ हमारे मन पर निर्भर है तो वो व्यक्तिगत है। और अगर वो हमारे मन और हमारे आसपास की दुनिया के रिश्ते पर निर्भर है तो वो वस्तुनिष्ठ है। रैंड का कहना है कि लोग अक्सर इस तीसरी कैटेगरी को भूल जाते हैं, जिससे असली सच को देखने में मुश्किल होती है। वे मानती थीं कि फिलॉसफी के कई बड़े सवाल जैसे असली सच क्या है या किसी चीज का महत्व क्या है, गलत तरीके से पूछे जाते हैं, क्योंकि लोग सिर्फ 2 ही रास्ते देखते हैं, तीसरा नहीं। रैंड के मुताबिक अगर कोई फिलॉसफी इंसान की असली जिंदगी के लिए काम नहीं आती तो उसका कोई मतलब नहीं है। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जिंदगी असली है, उसे बेहतर बनाना ही सबसे बड़ा मकसद है। उन्होंने अपने उपन्यासों और लेखों में यही दिखाया कि अगर इंसान की सोच और नैतिकता सही होगी तभी उसकी जिंदगी और समाज भी अच्छा होगा। वे ये भी मानती थीं कि समाज में असली बदलाव तभी आएगा जब हर इंसान खुद बदलना शुरू करेगा, न कि किसी बाहरी बदलाव से। रैंड मानती थी कि हर इंसान को अपने फैसले खुद करने चाहिए और दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका हीरो वही है जो अपनी खुशी और अपने मकसद के लिए जीता है, मेहनत को सबसे ऊंचा मानता है और अपनी सोच को कभी गिरने नहीं देता। उनके हिसाब से पूंजीवाद ही एकमात्र ऐसा सिस्टम है जिसमें इंसान को पूरी आज़ादी मिलती है और उसका सम्मान होता है। रैंड का मानना था कि फिलॉसफी हमें यह सिखाती है कि क्या सच है, क्या गलत है और कैसे जीना चाहिए। हर इंसान के पास कोई न कोई सोच जरूर होती है, चाहे उसे पता हो या ना हो। अगर सोच सही होगी तो जिंदगी भी सही चलेगी, वरना इंसान खुद उलझ जाएगा। इसी वजह से उन्होंने बार बार कहा कि जिंदगी को जीने का असली मतलब है हर रोज अपनी सोच को जांचना, अपने फैसलों को देखना और सही रास्ते पर रहना। उनके लिए नैतिकता का मतलब है एक ऐसा नियम जो इंसान के फैसलों और कामों को सही दिशा दे और जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी का मकसद और रास्ता तय हो सके। रैंड कहती थी कि इंसान को पहले यह समझना जरूरी है कि उसे किसी नियम या मूल्य की जरूरत क्यों है और फिर उसे अपनाना चाहिए। उनके हिसाब से कोई भी चीज जिसे पाना या संभालना हमारा मकसद हो, वही हमारे लिए मूल्य है। और असली चुनाव हमारे सामने हमेशा जिंदगी या मौत का होता है। जिंदगी अपनी शर्तों पर जीना और उसे बनाए रखना ही असली मूल्य है और यही हर इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है। इंसान के लिए सबसे बड़ा मूल्य उसकी खुद की जिंदगी है, यानी उसका जिंदा रहना ही उसका सबसे बड़ा मकसद है। जो चीज उसकी जिंदगी को बेहतर बनाती है वही अच्छी है और जो उसे खतरे में डालती है वो बुरी है। यही बात इंसानों पर भी लागू होती। इंसान की असली जिंदगी ही उसके सारे सच्चे मूल्यों का आधार और लक्ष्य है। खाने से लेकर सोच विचार, कला और नैतिकता तक हर चीज की अहमियत इसी में है कि वो इंसान के जिंदा रहने के लिए कितनी जरूरी है। नैतिकता रैंड के मुताबिक इंसान के जीने के लिए जरूरी है। ऑब्जेक्टिविस्ट सोच में मूल्य का आधार इंसान की जिंदगी है, यानी वो सब चीजें, तरीके, हालात और लक्ष्य जो एक समझदार इंसान के पूरे जीवन के लिए जरूरी है, हर उस पहलू में जो उसके चुनाव के दायरे में आता है। जीने का मतलब है कि इंसान अपनी जिंदगी को ही अपना असली मकसद माने। रैंड के तर्क 3 खास बातें बताते हैं। पहली, हर जीव के पास अपने मूल्य होते हैं, सिर्फ इंसान के ही नहीं, और केवल जीव के पास ही मूल्य हो सकते हैं। जिंदगी का होना ही मूल्य को जरूरी बनाता है
और मूल्य का मतलब है जिंदगी के लिए जरूरी चीजें। दूसरी, किसी भी चीज का मूल्य उसके जीने के असली जरूरतों पर निर्भर करता है, यानी जैसे जैसे जीव को जीने के लिए जो चाहिए वही उसका असली मूल्य है। नैतिकता भी इंसान के जीने के लिए जरूरी है। तीसरी, मूल्य न तो चीजों की अपनी कोई अंदरूनी खासियत है, न ही वो बस मन से बन जाते हैं। असली मूल्य हमेशा उस चीज के और उस चीज की जरूरत के आपसी रिश्ते पर टिके होते हैं, यानी वो वस्तुनिष्ठ होते हैं, न कि मनगढ़ंत या बस बाहर से थोपी गई चीज। रैंड कहती हैं कि मूल्य की सोच सीधा जिंदगी की सोच से निकलती है। वो पाठक को सोचने को कहती हैं कि एक ऐसा रोबोट सोचो जिसे कभी नुकसान नहीं पहुंच सकता, जो कभी खत्म नहीं हो सकता। ऐसे किसी चीज के लिए कोई मूल्य नहीं हो सकता, क्योंकि उसे किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ता। असली जिंदगी वही है जिसमें किसी चीज को खोने या बचाने की फिक्र होती है, और यहीं से मूल्य का मतलब बनता है। रैंड के विचारों में असली बात यह है कि नैतिकता और मूल्य इंसान की असली जरूरत है। नैतिकता किसी बाहरी करार या समझौते की वजह से नहीं आती, बल्कि इंसान की अपनी फितरत से आती है, क्योंकि इंसान को सोचकर और मेहनत करके ही जिंदा रहना पड़ता है। इसी वजह से नैतिकता की जरूरत है, भले इंसान एक वीरान टापू पर ही क्यों न हो। लेकिन रैंड यह भी मानती है कि जीना कोई मजबूरी नहीं है। अगर तुमने जीने का चुनाव किया है, तभी तुम्हें अपनी लंबी और सही जिंदगी को सबसे बड़ा लक्ष्य मानना पड़ेगा, और नैतिकता उसकी सबसे बड़ी जरूरत है। अगर पूछा जाए कि आखिर इंसान को अपनी लंबी जिंदगी ही क्यों सबसे बड़ा लक्ष्य मानना चाहिए, तो जवाब यही है कि कोई भी और मकसद अगर तुम लगातार अपनाओगे तो वो आखिरकार तुम्हें मौत की तरफ ही ले जाएगा। रैंड की नैतिकता सीधी इस दुनिया से जुड़ी और तर्क पर आधारित है। सद्गुण या गुणवान होना मतलब है मूल्यों को पाने या बनाए रखने के लिए सही तरीके से काम करना और हर चीज को समझदारी से चुनना। इसी वजह से तर्कशीलता सबसे बड़ा नैतिक गुण है, और बाकी सभी गुणों की जड़ भी यही है, जिसमें उत्पादकता भी शामिल है। ऑब्जेक्टिविस्ट मानते हैं कि रैंड ने ये दिखा दिया कि नैतिकता इंसान के लंबे और समझदार जीवन के लिए जरूरी है, इसलिए जो जीना चाहता है उसे नैतिक होना ही चाहिए। लेकिन अगर जीना खुद एक नैतिक चुनाव है, तो तर्क सिर्फ नैतिकता से नैतिकता तक ही जाता है, असलियत से नैतिकता तक नहीं। और अगर जीना नैतिक चुनाव नहीं है, तो फिर आत्महत्या को हमेशा गलत नहीं कहा जा सकता, भले वो डर, गैर जिम्मेदारी या गलत वजह से हो, जो खुद में एक उलझन पैदा करता है। अगर नैतिकता सिर्फ लंबी उम्र के लिए जरूरी है और मरने का चुनाव गलत नहीं है, तो कोई आदमी अगर खुद को मारते हुए दूसरों को भी मार दे तो क्या ये गलत नहीं माना जाएगा? मगर किसी को अपने साथ मार देने से दूसरे लोगों के हक खत्म नहीं हो जाते। कई लोग मानते हैं कि ऐसी मौत चाहने वाले में कोई गड़बड़ी है, मगर इससे भी यही मानना पड़ेगा कि मौत को चुनना भी गलत है। लेकिन असल सवाल ये है कि आत्मघाती हमलावर सबसे बड़ी गलती दूसरों के अधिकार छीनकर करता है, बल अपने मकसद के लिए लोगों का इस्तेमाल करता है। असल में नैतिकता को सिर्फ जीने के चुनाव पर टिकाना अपने आप में सवालों के घेरे में है। अक्सर लोग सीधे सीधे जीने या मरने का चुनाव नहीं करते, हम तो वैसे ही जीते हैं जैसे बाकी जानवर जीते हैं। बचपन से हमें खाने पीने और सुरक्षा की इच्छा अपने आप होती है, और ऐसे बहुत से बच्चे भी जिंदा रहते हैं। इनको कभी नैतिकता सिखाई ही नहीं जाती। नैतिकता का असली सवाल तब आता है जब हम बड़े होते हैं और सोचते हैं कि खुश और अच्छा जीवन कैसा होता है। ये खुद में नैतिक सवाल है, और इसके जवाब भी नैतिक ही होते हैं। अब असली सवाल ये है कि क्या समझदार इंसान का सही जीवन सिर्फ लंबे समय तक जिंदा रहने का तरीका है? ये वही खुद असली मकसद है। और फिर रैंड ने कई बार कहा कि असली मकसद इंसान की अपनी खुशी है, तो क्या सही जीवन का मतलब खुश रहना है? रैंड के कुछ विचार कहते हैं कि उनका असली नैतिक सिद्धांत यही है
कि इंसान की खुद की जिंदगी सबसे बड़ा लक्ष्य है और लंबे समय तक जिंदा रहना तभी मुमकिन है जब इंसान समझदारी से यानी नैतिक तरीके से जिए। खुशी इसका मनोवैज्ञानिक इनाम है। कई विद्वान भी मानते हैं कि बस यही एक सही नजरिया है, हालांकि उसकी व्याख्या को लेकर राय अलग अलग है। कुछ लोग मानते हैं कि रैंड के लेखों में असल में 3 अलग अलग बातें हैं, सिर्फ जीना, समझदारी से जीना और खुशी पाना। इन सब में इंसान की भलाई और अपना फायदा सबसे आगे रखा गया है। आगे के हिस्से में हर नजरिए की अलग अलग चर्चा होती है और कौन सी बात ज्यादा सही या कमजोर है, इसे समझाने की कोशिश की जाती है। जो सोच मानती है कि सिर्फ जिंदा रहना ही इंसान का सबसे बड़ा मकसद है, उसका कहना है कि जैसे बाकी जानवरों के लिए सिर्फ जिंदा रहना सबसे जरूरी है, वैसे ही इंसानों के लिए भी इसी को आगे बढ़ाने के लिए बाकी सारे काम और फैसले किए जाते हैं। इंसान के लिए नैतिकता और खुशी दोनों ही लंबे जीवन के साधन हैं, लेकिन जो गलत रास्ते पर चलते हैं वो अपने मकसद सिर्फ थोड़े वक्त के लिए ही हासिल कर पाते हैं। कुछ लोग इस सोच का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि सिर्फ जिंदा रहना ही हर प्राणी का असली मकसद नहीं है। बहुत से जानवर अपने बच्चों या अपने समूह की रक्षा के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल देते हैं, और अगर बाकी जानवरों का मकसद सिर्फ जिंदा रहना भी हो तो जरूरी नहीं कि इंसानों का भी वही। इसके अलावा अगर इंसान के सारे फैसले उसकी जिंदगी से जुड़े हैं तो भी जरूरी नहीं कि सिर्फ जिंदा रहना सबका आखिरी मकसद हो। जैसे हमारे अंदर सेक्स की इच्छा तो पैदा होना या संतान के लिए है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर बार उसका मकसद सिर्फ संतान ही हो। अगर खुशी को सिर्फ जिंदा रहने का साधन बना दिया जाए तो ये मानना पड़ेगा कि लंबा लेकिन दुखी जीवन एक थोड़े छोटे लेकिन खुशहाल जीवन से भी अच्छा है, जो सही नहीं लगता। इतिहास में कई तानाशाहों और बुरे लोगों ने अपनी जिंदगी बचाने के लिए दूसरों को डराया या लूटा और खुद बचते रहे। ऐसे हालात में सही नैतिकता अपनाने से इंसान की जिंदगी और भी मुश्किल हो जाती है, जैसा खुद रैंड के उपन्यासों में दिखाया गया है। अगर नैतिकता सिर्फ जिंदा रहने के लिए होती तो आज इंसानियत का वजूद ही न बचता। रैंड के उपन्यासों के हीरो अक्सर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देते हैं उन चीजों के लिए जो उनकी जिंदगी को जीने लायक बनाती है। रैंड खुद भी मानती है कि अगर सब लोग एक दूसरे का शोषण करने लगे तो कोई ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन इसे रैंड भी कहती है कि जो लोग गलत रास्ता चुनते हैं वो असल में उन्हीं लोगों पर टिके रहते हैं जो मेहनत और ईमानदारी से जी रहे हैं। रैंड कई बार कहती है कि इंसान का आखिरी मकसद है एक इंसान की तरह जिंदा रहना या खुश रहना, और ये दोनों बातें सिर्फ जिंदा रहने तक सीमित नहीं हैं। असली बात यह है कि इंसान को अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने, उसे पूरा करने और उसका आनंद लेने का हक है। यानी जिंदगी का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है, बल्कि पूरा जीना है। इसी वजह से ज्यादा सही समझ ये है कि इंसान की तरह जीना, यानी सोच समझ के उद्देश्य के साथ और आत्मसम्मान के साथ सबसे बड़ा लक्ष्य है। ये सब बातें सिर्फ साधन नहीं, बल्कि असली जीवन का हिस्सा है। इंसान की तरह जीने का मतलब है अपनी 3 सबसे जरूरी चीजों और 3 मुख्य गुणों के रिश्ते को समझना। रैंड अक्सर कहती है कि गुण सिर्फ एक जरिया है, असली कीमत तो उसी से मिलती है। लेकिन जब वो समझाती है कि 3 मुख्य चीजें कैसे अपने अपने गुणों से जुड़ी हैं, तो वो इसे कभी सिर्फ साधन और लक्ष्य के रूप में नहीं बताती। उनका कहना है कि उत्पादक काम एक समझदार इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है और इसी से बाकी सारी चीजें जुड़ती हैं। इसका आधार है सोचे और असली नतीजा है आत्मसम्मान। यहाँ पर उत्पादकता उद्देश्य का उदाहरण बन जाती है, सोच उसका स्रोत है और आत्मसम्मान उसका नतीजा। इसी तरह समझदारी को मूल गुण कहा गया है,
जो अपने सोचने और फैसले करने का आधार है। यानी सोच को असल में अपनाना ही समझदार बनना है। यह गुण और मूल्य एक दूसरे में जुड़े हैं। यही बात बाकी सभी गुणों और मूल्यों पर भी लागू होती है। इसलिए 3 जरूरी चीजें हमारी जिंदगी के लिए साधन भी हैं और उसकी असली पहचान भी। इसका मतलब यह है कि तीनों जरूरी गुण भी साधन हैं और इंसान की तरह लंबे समय तक जीने की असली पहचान भी है। यानी इंसान की तरह जीना असल में वो जीवन है जिसमें हम अपने गुणों को पूरा जीते हैं और अपनी पूरी ताकत को पहचानते हैं। फिर भी कुछ लोग मानते हैं कि ये सोच रैंड की अपनी ही बातों से टकराती है, क्योंकि वो बार बार कहती हैं कि गुण अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है। इसके अलावा कुछ लोगों का कहना है कि अगर कोई इंसान लंबी और गुणी जिंदगी जिए लेकिन खुश न रहे, तो ये रैंड की उस सोच से टकराता है जिसमें वो कहती हैं कि जिंदगी गुण का इनाम है और खुशी जिंदगी का मकसद और इनाम है। उनके उपन्यासों में भी खुशी को जिंदगी का असली मकसद बताया गया है। हकीकत में शायद ही कोई इंसान ऐसी जिंदगी चाहेगा जिसमें खुशी न हो, चाहे वो जिंदगी कितनी भी लंबी क्यों न हो। इसलिए बहुत से लोग मानते हैं कि रैंड के मुताबिक असली लक्ष्य है खुश रहना, मतलब ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान के लक्ष्य और काम उसे सच्ची खुशी देते हो। खुश रहने के लिए अच्छे गुण जरूरी हैं, लेकिन सिर्फ गुणी होना ही काफी नहीं है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसमें इंसान को अपने जीने पर गर्व होता है और उसे दुनिया में होने की खुशी महसूस होती है। रैंड के मुताबिक खुशी तभी मिलती है जब इंसान अपने असली लक्ष्यों को सही तरीके से हासिल करता है और उसमें कोई पछतावा या अपराध बोध नहीं होता। खुशी और जिंदगी दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। खुश रहने के लिए अच्छा और सच्चा जीना जरूरी है और सच्चा जीवन जीने के लिए सोच, ईमानदारी और आत्मसम्मान चाहिए। मुश्किलों के समय में भी जो इंसान अपनी अच्छाई पर डटा रहता है वो अंदर से कभी हारता नहीं, क्योंकि उसे खुद पर भरोसा रहता है कि वह खुशी के लायक है। रैंड के उपन्यासों में भी उनके किरदारों के गुण और खुश रहने का तरीका साफ दिखता है। उनके किरदार सिर्फ सोच और काम में नहीं, बल्कि अपने पूरे जीवन के नजरिए और जज्बे में भी अपनी अच्छाई दिखाते हैं। उनके अंदर सही चीजों के लिए सच्चा प्यार होता है और यही उन्हें सबसे अलग और खास बनाता है। रैंड के अनुसार अच्छाई का असली मतलब है इंसान का पूरा विकास और खुशी, और इसके लिए जरूरी है कि इंसान अपनी भावनाओं और सोच के बीच का रिश्ता समझे। रैंड मानती है कि सोच और भावना को अलग मानना गलत है, क्योंकि हमारी भावनाएं भी हमारे अपने सोच और मूल्य से ही बनती हैं। भावनाएं बस ऐसे ही आने वाले कच्चे एहसास नहीं हैं, बल्कि ये हमारे दिमाग की ऑटोमेटिक सोच होती है। यानी जो बातें हमारी जिंदगी के लिए सही या गलत है उसका जल्दी से अंदाजा दिलाती हैं। भावनाएं तभी अच्छी होती हैं जब हमारी सोच साफ हो। अगर कभी सोच और भावनाओं में टकराव हो तो हमेशा सोच को मानना चाहिए। रैंड के उपन्यासों में जो आदर्श इंसान दिखाए गए हैं वो अपनी अच्छाई और खुशी से ही पहचाने जाते हैं। हालांकि रैंड की कुछ बातें कभी कभी इस सोच से मेल नहीं खाती, लेकिन उनका असली संदेश यही है कि सही और अच्छा जीवन वही है जिसमें इंसान अपने गुणों के साथ खुशी पाता है। कुछ लोग मानते हैं कि इस सोच में खुशी का मतलब बहुत संकीर्ण हो जाता है, लेकिन इसकी असलियत यही है कि अच्छाई और खुशी आपस में जुड़े हुए हैं। रैंड के मुताबिक इंसान के सबसे जरूरी गुण हैं सोच, ईमानदारी, सच्चाई, न्याय, आजादी, उत्पादकता और आत्मसम्मान। इन सब में सबसे बड़ा गुण है सोच, हर हाल में सच्चाई को समझने और सही फैसले लेने की ताकत। बाकी सारे गुण इसी से निकलते हैं। ईमानदारी का मतलब है खुद से और दूसरों से सच्चे रहना, अपनी असलियत को कभी न छुपाना। न्याय का मतलब है हर इंसान को वैसा ही समझना और ट्रीट करना जैसा वह है, न कि झूठ ये दिखावे के आधार पर।
आत्मसम्मान का मतलब है खुद की इज्जत और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना। रैंड की लिस्ट में दयालुता, करुणा, उदारता और माफी जैसे गुण नहीं हैं। उनका कहना है कि दया कोई बड़ा गुण या फर्ज नहीं है। इंसान को दूसरों की मदद सिर्फ तभी करनी चाहिए जब वो उसके असली मूल्यों और सही सोच के हिसाब से जरूरी लगे। कभी भी अपने लिए जरूरी चीज को किसी ऐसी चीज के लिए कुर्बान करना ठीक नहीं जो खुद के लिए कम जरूरी हो। यानी अपनी खुशियों की कीमत पर किसी और के लिए दुख झेलना सही नहीं। हाँ, अगर कोई मुश्किल में है और उसकी मदद करना आपके लिए कोई बड़ा खतरा या परेशानी नहीं है तो मदद करना अच्छा है, बशर्ते वो मदद के लायक हो। लेकिन सिर्फ मदद करने के लिए अपनी जिंदगी या खुशी दांव पर लगाना सही नहीं है। रैंड ये भी मानती है कि बिल्कुल मदद ना करना भी ठीक नहीं है। अगर कोई इंसान या जानवर बहुत बुरी हालत में है और आप बिल्कुल भी मदद करने की इच्छा नहीं रखते तो वो आम इंसानियत के खिलाफ है। जरूरत के समय में किसी की मदद करना अच्छा है, लेकिन अपनी खुशी और भलाई को खतरे में डालकर नहीं। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो असल में आप अपने भीतर के अच्छेपन को ही बाहर ला रहे होते हैं, बिना अपने हित का नुकसान किए। रैंड और ब्रैंडन मानते हैं कि इंसान जब किसी की मदद करता है तो वो असल में अपनी भलाई के लिए ही करता है। लेकिन सच ये है कि दया और मदद सबसे पहले सामने वाले के दर्द को देखकर आती है, न कि सिर्फ अपनी भलाई के लिए। जैसे अगर कोई सड़क हादसे में घायल कुत्ते को बचाता है तो वहां भी मदद की असली वजह खुद की खुशी या पहचान नहीं होती, बल्कि सिर्फ दूसरे की तकलीफ होती है। रैंड की सोच में सबसे बड़ी कमी यही है कि वो मानती है कि हमें दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे आखिर में हमारा ही नुकसान होगा। लेकिन अगर आप जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाते हैं तो सबसे पहले उस व्यक्ति की तकलीफ गलत है, बाद में आपका खुद का नुकसान। माफी भी पहले सामने वाले से मांगनी चाहिए, अपने आप से नहीं। सही और गलत का मतलब सबसे पहले दूसरों के साथ हमारा बर्ताव और उनके हक से जुड़ा है, न कि सिर्फ अपनी भलाई से। इसी तरह अगर इंसान अजनबियों की भी मदद करे, जैसे कोई हमेशा के लिए अपाहिज हो गया हो और अपने लिए कुछ न कर सकता हो, तो भी मदद करना सही है अगर आप कर सकते हैं। रैंड भी मानती है कि जो लोग खुद के लिए कमाने में अक्षम हैं, उन्हें दूसरों की दया पर जीना चाहिए। यानी जरूरत पड़ने पर अजनबियों की मदद लेना ठीक है। असल जिंदगी में रैंड ने भी अपने आसपास और अनजानों की मदद की थी। सवाल ये भी है कि रैंड ने दया, करुणा, उदारता जैसे गुणों को बड़ा क्यों नहीं माना, जबकि सही हालात में इन गुणों को अपनाना ठीक है। अगर जरूरतमंद मदद के लायक है, आप मदद कर सकते हैं और ये आपकी भलाई के खिलाफ नहीं। शायद रैंड इसलिए इन्हें छोटा मानती थी क्योंकि जरूरी नहीं कि हर वक्त इनका पालन किया जाए। जैसे ईमानदारी या न्याय का हर समय करना जरूरी है, उनका मानना था कि इंसान को हमेशा खुद पर और अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए। दूसरों की मदद या दया लेना उसकी मजबूरी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अच्छाई की असली पहचान तब है जब आप अच्छे गुणों को अपनाते हैं, चाहे हालात कोई भी हो। रैंड के उपन्यासों में भी यही दिखता है कि उनके हीरो अक्सर दूसरों के लिए बहुत दयालु और उदार होते हैं, सिर्फ अपनों के लिए ही नहीं बल्कि आम लोगों और यहाँ तक कि अपने दुश्मनों के लिए भी। उदाहरण के लिए द फाउंटेन हेड में हावर्ड रॉक ने एक हारे हुए युवा कलाकार की मदद की जिसने कभी उम्मीद ही छोड़ दी थी। उसने अपने विरोधी पीटर कीटिंग की भी मदद की जब वो बुरी हालत में आ गया था। एटलस श्रग्ड में डैग्नी ने भी एक ऐसी लड़की की मदद की जिसने कभी डैग्नी का अपमान किया था। हैंक रीडर ने भी अपने परिवार की खूब मदद की, भले ही बाद में पता चला कि वे उसका फायदा उठा रहे हैं। इससे साफ है कि रैंड ने अपनी कहानियों में दया और उदारता को जगह दी है, जबकि उनके खलनायक हमेशा बेरुखी और खुदगर्जी दिखाते हैं।
रैंड के अनुसार सोच और हकीकत से दूर भागना ही हर बुराई की जड़ है, जबकि अच्छाई की असली पहचान सच्चाई और सोच में है। उनके किरदारों में कुछ लोग सीधे सीधे गलत होते हैं क्योंकि वे सच से भागते हैं या सिर्फ अपने फायदे के लिए जीते हैं। वहीं कुछ लोग गलती से गलत रास्ता चुन लेते हैं, लेकिन उनका इरादा बुरा नहीं होता। रैंड की कहानियों में ऐसे किरदार भी हैं जो मुश्किलों के बावजूद अपनी अच्छाई नहीं छोड़ते। रैंड का मानना है कि अच्छाई का रास्ता अपनाने से इंसान को अंदर से सुकून और संतुलन मिलता है। इसी से इंसान दूसरों के लिए भरोसेमंद बन जाता है और सभी के साथ अच्छे संबंध बना सकता है। लेकिन जो लोग सच से मुंह मोड़ते हैं या हमेशा बहाने बनाते रहते हैं, वो हमेशा चिंता और डर में जीते हैं। ऐसा इंसान कभी खुद से प्यार नहीं कर सकता, उसकी खुद की पहचान भी कमजोर हो जाती है। रैंड के उपन्यासों में ये साफ दिखता है कि अच्छे काम करने वाले लोग हमेशा अंदर से ज्यादा मजबूत और खुश रहते हैं, चाहे बाहर कितनी भी मुश्किल आ जाए। लेकिन जो लोग चालाकी या बुराई के रास्ते चुनते हैं, उनका जीवन उलझनों और डर से भरा होता है। असल जिंदगी में हमेशा ऐसा नहीं होता कि अच्छाई का फायदा और बुराई का नुकसान साफ दिखे। कभी कभी छोटा सा गलत काम भी बड़े फायदे दिला सकता है और कई बार अच्छा इंसान भी परेशान रह सकता है। रैंड के हिसाब से असली खुशी और आत्मसम्मान तभी मिलता है जब इंसान अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं करता। अगर कोई इंसान अपनी सच्चाई छोड़कर कुछ भी पा भी ले तो भी वो असली खुशी नहीं पा सकता। यही वजह है कि रैंड की नज़र में अच्छाई सिर्फ किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि खुद को सही समझने के लिए भी जरूरी है। रैंड मानती है कि अगर समाज में ज्यादातर लोग अच्छे हों तो अच्छाई का रास्ता अपनाने से इंसान को बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह के फायदे मिलते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी या दया से हमेशा नुकसान ही हो तो वो गुण ही नहीं रहेंगे। इसलिए अच्छाई और गुणों का असली मकसद खुशी से जुड़ा है, सिर्फ जीने से नहीं। अच्छाई से जुड़ा सबसे बड़ा नुकसान ये है कि कोई इंसान अपने सिद्धांत छोड़कर किसी चीज को पा भी ले तो भी असली अंदरूनी खुशी और आत्मसम्मान नहीं मिल सकता। रैंड के किरदारों में भी यही दिखता है। जैसे हावर्ड रॉक ने अपना सच्चा रास्ता नहीं छोड़ा, चाहे उसे अपनी पसंदीदा नौकरी छोड़नी पड़ी हो। उसी तरह कुछ और किरदारों ने अपने उसूलों के लिए आज़ादी या जिंदगी तक खो दी, लेकिन उन्होंने कभी गलत के साथ समझौता नहीं किया। रैंड की सोच ये है कि हमें कभी भी बुराई या गलत के साथ मिलकर अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहिए, भले ही हालात कितने भी मुश्किल हों। रैंड की सोच ये है कि अगर इंसान सिर्फ इसलिए किसी की मदद करता है क्योंकि उससे उसे खुद को अच्छा महसूस होता है, तो ये असली इंसाफ या दया नहीं मानी जा सकती। अगर कोई इंसान दूसरों की मदद करता है या उनके साथ सही व्यवहार करता है सिर्फ अपने फायदे के लिए, तो उसमें दूसरों की इज्जत और असली सद्भावना नहीं होती। रैंड का मानना है कि इंसान में दूसरों के लिए असली प्यार या दया सिर्फ तभी आती है जब वो अपने आप से सही तरीके से प्यार करता है। यानी असली दूसरों की चिंता भी कहीं ना कहीं खुद की भलाई से जुड़ी है। रैंड के मुताबिक खुद के लिए जीना और अपनी भलाई को सबसे ऊपर रखना ही असली नैतिकता है। इसके उलट दूसरों के लिए खुद को पूरी तरह कुर्बान कर देना यानी अल्ट्रुइज्म, वो गलत मानती हैं। रैंड का कहना है कि अल्ट्रुइज्म में इंसान की अपनी इच्छाओं और खुशियों को कोई अहमियत नहीं दी जाती और बस दूसरों के लिए ही जीने की बात कही जाती है। उनके हिसाब से ये इंसान की असली ज़रूरतों और खुशी के खिलाफ जाता है। रैंड के मुताबिक अल्ट्रुइज्म असल में इंसान की जिंदगी और खुशहाली दोनों के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसमें इंसान हमेशा खुद को कुर्बान करता रहता है। रैंड कहती है कि अल्ट्रुइज्म को बढ़ावा देने वाले लोग दूसरों पर हुकूमत करने या उन्हें गिल्ट फील कराने के लिए ये सोच फैलाते हैं।
कई लोग खुद अपनी उपलब्धियों को लेकर गिल्टी महसूस करते हैं या फिर उनके पास कुछ खास आदर्श नहीं होते, इसलिए वो आसानी से दूसरों के लिए खुद को कुर्बान कर देते हैं। रैंड का मानना है कि समाज में अगर सभी लोग अपनी भलाई के लिए और सही तरीके से सोचें तो सबका फायदा हो सकता है। किसी को खुद को खत्म करने या बिना वजह दूसरों के लिए जीने की जरूरत नहीं। रैंड की किताबों को पसंद करने वाले लोग इस सोच से अपनी जिंदगी के लिए नैतिक आधार पाते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी खुशी और अपने सपनों के लिए जीना भी एक तरह से नैतिक है। वहीं बहुत से दार्शनिक रैंड की सोच को एक तरफा और अधूरी मानते हैं। उनका कहना है कि दूसरों के लिए सोचने का मतलब हमेशा खुद को खत्म करना नहीं है और सही इंसानियत में अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखा जा सकता है। रैंड का तर्क ये भी है कि अगर सभी लोग अपनी समझदारी और भलाई के हिसाब से काम करें तो किसी के भी असली हित टकराते नहीं हैं। रैंड का कहना है कि इंसान और ताकत दोनों बिल्कुल उलट हैं। जहां जबरदस्ती या हिंसा शुरू होती है वहां नैतिकता खत्म हो जाती है। इन्हीं को बंदूक से डराना या धमकाना भी जबरदस्ती ही है। रैंड की सोच में सबसे जरूरी नैतिक नियम यही है कि किसी पर पहले हिंसा या जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। यही नियम राजनीति में भी लागू होता है। किसी को भी जबरदस्ती नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ बचाव के लिए ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। रैंड के आदर्श समाज में हर इंसान आजाद है, खुद फैसले ले सकता है, अपनी जिंदगी और अपनी चीजों पर उसका पूरा हक, और वो दूसरों के साथ बराबरी और इज्जत के साथ लेन देन करता है। इस सोच को वो ट्रेडर प्रिंसिपल कहती हैं, मतलब हर इंसान आपस में बराबरी से चीजों और विचारों का आदान प्रदान करता है। हर इंसान के अधिकार उसके इंसान होने की वजह से हैं और इन अधिकारों की वजह से कोई भी व्यक्ति या सरकार उसकी आज़ादी में दखल नहीं दे सकती। राइट यानी अधिकार रैंड के मुताबिक एक नैतिक सोच है जो इंसान को समाज में आज़ादी से जीने का हक देती। अधिकार किसी चीज या नतीजे पर हक नहीं देते, बल्कि ये सिर्फ ये तय करते हैं कि हर इंसान अपने फैसले खुद ले सके और उसकी आज़ादी में कोई रोड़ा ना आ। अधिकार सिर्फ तब खत्म होते हैं जब कोई दूसरे पर जबरदस्ती या धोखा करता है। रैंड कहती हैं कि सबसे बुनियादी अधिकार जीवन का अधिकार। इसका मतलब है इंसान को वो सब करने की आज़ादी है जो उसकी सही और स्वतंत्र जिंदगी के लिए जरूरी है। इसके साथ ही आज़ादी का अधिकार यानी अपने फैसलों पर अमल करने की आज़ादी, खुशी पाने का अधिकार यानी अपनी खुशी के रास्ते खुद चुनने की आज़ादी, और संपत्ति का अधिकार यानी अपनी मेहनत से कमाई गई चीज़ों को रखने, इस्तेमाल करने और अपने हिसाब से निपटाने का हक। उनके अनुसार अपने जीवन पर मालिकाना हक का मतलब है अपने काम और उनके नतीजों पर भी पूरा हक। रैंड का मानना है कि अगर सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी या संपत्ति के अधिकारों में दखल देती है तो वो इंसान के असली अधिकारों का उल्लंघन करती है। वो ये भी कहती है कि सरकार को किसी की निजी या सामाजिक जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं है, चाहे वो धर्म या नैतिकता के नाम पर हो या आर्थिक नियमों के नाम पर। असली आज़ादी तभी मिलती है जब इंसान हर स्तर पर पूरी तरह आज़ाद हो, चाहे वो उसके विचार हो या उसके काम। आलोचक कहते हैं कि अगर हमारे अधिकार सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमें अपने जीने और खुश रहने के लिए उनकी ज़रूरत है, तो फिर हमें वो काम करने का हक नहीं मिलना चाहिए जो हमारी भलाई के खिलाफ हो, जैसे बिना सोचे समझे किसी गुरु के पीछे चलना, मेहनत करने के बजाय दूसरों पर ही जीना, अपनी चीज़ों को बर्बाद करना या यहाँ तक कि अपनी जान देना। लेकिन अगर आज़ादी का मतलब सिर्फ अच्छा और सही करना ही रह जाए तो वो असली आज़ादी नहीं बचती। रैंड के मुताबिक अधिकार इसलिए है क्योंकि इंसान को अपने अच्छे जीवन
और खुशी के लिए उनकी जरूरत है। अगर इंसान को अपने जीने या मरने से फर्क ही न पड़े, जबरदस्ती से परेशानी न हो, संपत्ति का कोई मतलब न हो या खुद सोचने की जरूरत ही न लगे, तो अधिकारों का कोई सवाल ही नहीं उठता। इसका ये मतलब नहीं है कि हमें हमेशा वही करना है जो हमारी खुशहाली के लिए सही हो। रैंड के हिसाब से अधिकार असल में इंसान की खुद से, अपनी मर्जी से और बिना किसी की इजाजत के फैसला लेने की आज़ादी है। हर इंसान को अपने फैसले खुद करने का हक है, चाहे वो सही हो या गलत, बस जब तक वो दूसरों के अधिकार नहीं छीन रहा। रैंड के अधिकारों के नजरिए की एक और आलोचना ये है कि उसका खुदगर्ज नैतिकता के सिद्धांत से मेल नहीं खाता, क्योंकि कई बार इंसान के फायदे के लिए उसे दूसरों के अधिकारों को तोड़ना पड़ सकता है। ऐसे में रैंड का अधिकारों का बचाव थोड़ा उलझा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम उनकी सोच को इस तरह समझें कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना असल में ये मानना है कि हर इंसान अपने आप में एक मकसद है, तो ये बात भी अपनी जगह सही बैठती है। रैंड मानती है कि अधिकार सिर्फ सरकार या संविधान की वजह से नहीं है, बल्कि इंसान की अपनी फितरत की वजह से है। अधिकार तो इंसान की जिंदगी के बुनियादी हालात हैं ताकि वो सही तरह से जी सके। लेकिन अगर सरकार नहीं हो तो कानून की नज़र में ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि किसका अधिकार टूटा है या नहीं। इसलिए सही सरकार वही है जो ताकत के इस्तेमाल को कानून के दायरे में रखे, ताकत के बदले का इस्तेमाल सिर्फ कानून के मुताबिक हो और हर किसी के अधिकारों की सुरक्षा हो। ओमकार घाते और हैरी बिन्सवांगर की सोच है कि बिना सरकार के समाज में अधिकारों की सीमाएं साफ नहीं होती। वो मानते हैं कि अगर आप अकेले किसी टापू पर हैं और कोई आपके पालतू जानवर को चुरा लेता है, तो वहां कानून न होने की वजह से ये तय करना मुश्किल है कि आप किस हद तक जवाब दे सकते हैं। इसी तरह अगर दो लोग एक ही टापू पर हैं और एक ने कोई नया औजार बनाया है, तो क्या दूसरा उसे बिना इजाजत इस्तेमाल कर सकता है? इन दोनों का मानना है कि कानून और अधिकारों की असली सीमाएं तभी तय होती हैं जब कोई सरकार और कानून हो। मगर इस सोच की आलोचना भी होती है, क्योंकि लोग आपसी बातचीत और समझदारी से भी अपने अधिकार और सीमाएं तय कर सकते हैं। जैसा कि व्यापारियों ने पुराने जमाने में बिना सरकार के अपने कानून बना लिए थे। रैंड का कहना है कि इंसानों के लिए सबसे न्यायपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पूंजीवाद है, जिसमें राज्य और अर्थव्यवस्था को अलग रखा जाता है, जैसे धर्म और सरकार को अलग किया जाता है। उनका मानना है कि जब सरकार बाजार में दखल देती है तो इससे भ्रष्टाचार फैलता है और नेताओं, व्यापारियों और धार्मिक नेताओं के बीच गलत तरह के रिश्ते बनते हैं। रैंड कहती है कि असली पूंजीवाद वही है जिसमें सब अपने दम पर ईमानदारी से व्यापार करें और सरकार किसी पर भी जोर जबरदस्ती ना करे। वो मानती है कि दुनिया में अक्सर असली पूंजीवाद की जगह ऐसे लोग हावी रहते हैं जो नेताओं से अपने फायदे के लिए नियम बनवाते हैं। लेकिन जो लोग अपने दम पर कामयाब होते हैं, असली पूंजीवाद उन्हीं की पहचान है। रैंड का कहना है कि जब लोगों को खुलकर मेहनत करने और कमाने की आज़ादी मिलती है तो समाज में समृद्धि और खुशहाली आती है। रैंड ये मानती है कि बिना किसी सरकारी दखल के असली पूंजीवाद, यानी पूरी तरह से खुला बाजार, कभी भी सिर्फ चंद लोगों के हाथ में ताकत नहीं देगा। उनका कहना है कि असली पूंजीवाद में कानून का राज होना चाहिए, संपत्ति के साफ साफ अधिकार तय होने चाहिए, हर किसी को करार की पूरी आज़ादी होनी चाहिए और सरकार किसी को भी कोई अलग सुविधा या फेवर न दे। ऐसे माहौल में मुकाबला और मौके दोनों बढ़ते हैं, जिससे ताकत कभी भी एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाती। रैंड की सोच है कि एक इंसान के सही मतलब के फायदे और दूसरे के फायदे में कभी टकराव नहीं होता, इसीलिए उनके अधिकारों में भी टकराव नहीं हो सकता। लेकिन असलियत यह है कि कई बार दो लोग एक ही चीज चाहते हैं और तब उनके बीच टकराव होना मुमकिन है।
मान लो दो लोग एक ही नौकरी के लिए दावेदार हैं और सिर्फ एक को मिलती है, तो यहाँ साफ है कि दोनों के फायदे अलग अलग हो गए। अगर सिलेक्शन में कोई पक्षपात या लॉटरी लगती है तो भी दोनों के हितों में टकराव दिखता है। रैंड की बात यह हो सकती थी कि जरूरी नहीं कि सही हितों में टकराव हो, पर कभी कभी हालात की वजह से टकराव हो ही जाता है। वैसे भी अधिकारों में टकराव तभी होता है जब किसी का हक मारा जाए और नौकरी मिलना कोई अधिकार नहीं। इसलिए ये टकराव असली अधिकारों का नहीं होता। द्वेषी अवतरण वो नहते तो में नहीं था। रैंड के हिसाब से सरकार वही संस्था है जिसके पास किसी इलाके में कुछ नियमों को लागू कराने की पूरी ताकत होती है। सही सरकार वही है जो कानून के हिसाब से किसी भी तरह की हिंसा का जवाब देने के लिए बनी और जिसकी ताकत सिर्फ लोगों के अधिकारों की रक्षा करने तक सीमित हो। सरकार का काम बस पुलिस, फौज और अदालत के जरिए सुरक्षा और न्याय देना है। अगर कोई धोखा करता है या कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो वो भी हिंसा की एक किस्म है, क्योंकि इसमें दूसरे की मर्जी के खिलाफ उसका हक छीन लिया जाता है। सरकार को सिर्फ उन्हीं के खिलाफ बल प्रयोग करना चाहिए जो खुद बल का इस्तेमाल या धमकी देते हैं। रैंड मानती है कि जो सरकार लोगों को किसी काम के लिए मजबूर करे, जैसे लोगों को उनकी मेहनत से कमाई गई चीजें दूसरों में बांटने पर मजबूर करना या फिर जबरदस्ती फौज या सामाजिक सेवा में भेजना, या उनकी आदतों, सेहत या धन में सुधार के नाम पर जबरदस्ती करना, वो सरकार गलत है और वो इंसानों के स्वतंत्र और बुद्धिमान होने की इज्जत नहीं करती। जब सरकारें लोगों पर अपना दबदबा बनाती हैं तो वो समाज को नुकसान ही पहुंचाती है, तरक्की रोक देती है और किसी की भी असली ज़रूरत पूरी नहीं कर पाती। इंसान का दिमाग सबसे बड़ी ताकत है और ये मजबूरी में ठीक से काम नहीं करता। रैंड अपने एक उपन्यास में एक ऐसी जगह का जिक्र करती है जहां लोग पूरी तरह अपनी मर्जी से आपस में मिलजुल कर बिना किसी फॉर्मल सिस्टम के रहते हैं और वहां झगड़ों के लिए एक जज है, लेकिन कभी उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। ये एक आदर्श समाज का खाका है, लेकिन रैंड असली जिंदगी में ऐसी अराजकता के पक्ष में नहीं है। वो मानती है कि एक पक्के कानून और नियमों वाला सिस्टम ही सही है जिससे हर किसी के अधिकार सुरक्षित रह सके। कुछ लोग मानते हैं कि सरकार की भी जरूरत नहीं, लोग अपने निजी कानून बना सकते हैं, जैसे पुराने जमाने के व्यापारी अपने कोड बनाते थे। लेकिन रैंड के हिसाब से सरकार जरूरी है ताकि सब पर एक जैसा कानून लागू हो सके और लोगों के हक सुरक्षित रहें। व्यापारी सिद्धांत कहता है कि दो आज़ाद और बराबर लोगों के बीच अपनी मर्जी से और दोनों के फायदे के लिए किया गया लेन देन ही एक सच्चे और यही नियम देशों के बीच भी शांति का आधार हो सकता है, क्योंकि व्यापारी और योद्धा की सोच हमेशा अलग अलग रही है। ये सिद्धांत भावनात्मक रिश्तों में भी लागू होता है। इसी से प्यार करना या उसकी इज्जत करना असल में उसकी अच्छाइयों का सम्मान करना है। लेकिन जब बात माँ बाप और बच्चे की आती है या जब कोई बहुत बीमार या लाचार होता है तो लेन देन बराबर नहीं रह जाता। ऐसे हालात में ये सिद्धांत साफ साफ कैसे लागू होगा, ये थोड़ा उलझा हुआ है। अगर फेमिनिज्म का मतलब ये है कि औरतें और मर्द बौद्धिक, नैतिक, यौन और राजनीतिक रूप से बराबर है, तो रैंड की सोच अपने आप में फेमिनिस्ट है, क्योंकि उनकी नज़र में हर इंसान बराबर है, चाहे वो कोई भी हो। रैंड ने अपने उपन्यासों में ऐसी औरतें दिखाई हैं जो माँ बनने की चाह में नहीं जीती, करियर के पीछे भागती और अपनी सोच व इच्छाओं से कभी समझौता नहीं करती। उनकी नायिकाएं अपने जीवन के फैसले खुद लेती हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी जीती हैं। उनकी लिखी कहानियों में औरतें अपनी पसंद के पुरुष को चुनती हैं और सेक्स को लेकर भी बेझिझक और खुली सोच रखती हैं। रैंड औरतों के अपने शरीर पर अधिकार को भी
पूरी तरह से सही मानती थी, लेकिन रैन का नारीवाद से रिश्ता थोड़ा जटिल रहा। शुरू में उन्होंने महिला अधिकारों के लिए लिखी किताबों की तारीफ की, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि फेमिनिज्म बहुत ज्यादा समूहवाद पर जोर देता है और औरतों को हमेशा पीड़ित बताता है। इसीलिए उन्होंने खुद को इस आंदोलन से अलग कर लिया। फिर भी बहुत से लोग मानते हैं कि रैंड का काम महिलाओं की बराबरी और आज़ादी की तरफ इशारा करता है, भले ही उनकी सोच में कुछ जगहों पर परंपरागत मर्दाना नजरिए की झलक मिलती है। कुछ आलोचक मानते हैं कि रैंड का जोर आत्मनिर्भरता और बराबरी पर है, लेकिन उनकी सोच में कहीं कहीं पुरुष प्रधानता की झलक भी मिलती है। जैसे उन्होंने कभी कहा था कि असली नारीत्व का मतलब है पुरुषत्व की पूजा करना। हालांकि उनके उपन्यास दिखाते हैं कि असली रोमांटिक रिश्ता तभी बनता है जब दोनों बराबरी के हों। रैंड की किताबों के कुछ दृश्यों को लेकर भी विवाद रहे हैं, जैसे उनके एक उपन्यास में नायिका के साथ जबरदस्ती वाला सीन, जिसको लेकर लोगों की राय अलग अलग रही है। रैंड का कहना था कि ये रेप नहीं है, बल्कि दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता था, लेकिन ये चर्चा हमेशा रही है कि ऐसे सीन क्यों लिखे गए। कुल मिलाकर रैंड की सोच में आज़ादी, आत्मसम्मान और बराबरी की बहुत गहरी जगह है, लेकिन उनके विचारों को लेकर बहस भी कम नहीं रही। रैंड का मानना था कि इंसान के काम और सोच को सही दिशा देने के लिए जरूरी है कि उसके पास दुनिया की असली हकीकत और इंसान की ताकत को ए वाली एक साफ और गहरी सोच हो, जिसे बार बार बड़ी बड़ी दार्शनिक बातों के सहारे समझाना न पड़े, बल्कि सीधा महसूस किया जा सके। कला का सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो इंसान की इन गहरी मानसिक जरूरतों को पूरा करे। कला हमारे अंदर के अहम विचारों और सच्चाइयों को ऐसे रूप में सामने लाती है जिसे हम अपनी आंखों से देख सके और महसूस कर सके। कलाकार जब कुछ रचता है तो वो अपने खास नजरिए और सोच के हिसाब से ही दुनिया को चुनकर और थोड़ा बदलकर दिखाता है। इसी को रैंड ने कलाकार की जीवन दृष्टि कहा है, यानी वो महसूस करना कि दुनिया कैसी है और इंसान उसमें क्या है। कलाकार जो बनाता है और जो देखने वाले को महसूस होता है, दोनों ही उनकी अपनी सोच और भावनाओं से जुड़े होते हैं। ये सोच सीधे सीधे किसी तर्क या दार्शनिक चर्चा की तरह नहीं आती, बल्कि ये दिल और दिमाग की गहराई में छुपी होती है। ओले यान टी नालेके कला का असली रोल है कि वो हमारे सबसे गहरे और जरूरी मूल्यों को एक ठोस रूप में दिखा दे, जिससे हमें अंदरूनी ताकत और संतोष मिल सके। इसी वजह से रैंड को खुद की रचनाओं में कहानी और संघर्ष बेहद जरूरी लगता था, क्योंकि इससे इंसान की आज़ादी और सोच की ताकत सामने आती है। कला जानकारी देने या किसी बात को मनवाने का जरिया भी हो सकती है, लेकिन उसका असली काम है मन और आत्मा को एक गहरा सुकून दे। रैंड ने अपनी कहानियों में भी यही दिखाया कि असली कला वही है जो इंसान के जीवन के मूल सवालों को छू ले और उसके अंदर कुछ जगाए। उनके हिसाब से कला की खूबसूरती इसी में है कि वो कलाकार की सोच को सही और असरदार तरीके से दिखा पाए, चाहे सामने वाला उसकी बातों से सहमत हो या न हो।